हाँ, तो हम रॉस मोंटाना के बारे में या भेड़ पीठ शिला के बारे में बातचीत कर रहे थे कि किस प्रकार से जो भेड़ पीठ की जो शिला है, उस प्रकार की जो आकृति है, हमें ग्लेशियर्स वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से वापस इसी को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिएगा, हमने क्या क्या है कि 2 प्रकार के स्ट्रक्चर में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। आपने स्ट्रक्चर जो बनाया है, वो इस प्रकार से बनाया है। देखिएगा, एक स्ट्रक्चर जो बन रहा है, वो मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार से बन रहा है और पीछे की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है? एक जो स्ट्रक्चर है, वो ठीक इसी प्रकार से देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये दोनों स्ट्रक्चर में फ़र्क है। फ़र्क किस प्रकार से है कि दोनों ही स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, पहला था ये स्ट्रक्चर और दूसरा है ये स्ट्रक्चर। अब फ़र्क क्या है? देखिएगा कि ग्लेशियर्स की मूवमेंट किस दिशा में हो रही है। अगर ग्लेशियर्स इस दिशा में आ रहा है, ठीक है? एक ग्लेशियर्स जो है, इस दिशा में आ रहा है, ठीक है? ग्लेशियर्स की मूवमेंट के आधार पर स्ट्रक्चर जब इस प्रकार से रहेगा, तो ये इस प्रकार के है, तो उसे तो हम कहेंगे क्रेग एंड टेल, ठीक है? इसे श्रृंग और पुच्छ कहेंगे और इस प्रकार की सिचुएशन में आप देखिएगा, इसे हम कहेंगे रॉस मोटेने, रॉस रॉस मोटेने, ठीक है? या भेड़ पीठ शिला। क्या हो रहा है देखिएगा, सामने जब ग्लेशियर्स जो हैं, सामने सीधा टकरा रहा है और यहाँ पर एब्रेजन हो रहा है, फिर पीछे की तरफ पूँछ बन रही है, तो उसे हम श्रृंग और पुच्छ कहेंगे। श्रृंग ये जो ऊबड़-खाबड़ का क्षेत्र है, उसे श्रृंग कहेंगे या क्रैग कहेंगे और पीछे की तरफ का जो चित्र होगा, उसे हम टेल कहेंगे। इसी प्रकार के अगर ग्लेशियर्स की जो मूवमेंट इस प्रकार से हो रही है, ठीक है? यानी ग्लेशियर्स की दिशा में जब ग्लेशियर्स जो हैं, वो धीरे-धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी ये स्लोली-स्लोली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ढलान मिलने के कारण यहाँ पर एब्रेजन नहीं हो रहा है। यहाँ पर उसके जो टुकड़े हैं, वो धीरे-धीरे यहाँ पर काटते जाएँगे और नीचे की तरफ गिरते रहेंगे। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर भेड़-पीठ शिला और ये कहलाएगा सुरंग और पुच्छ। तो ये फ़र्क रहता है दोनों में, जो आप समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं, रॉस मोंटाना किस प्रकार से होता है? तो आप देखिएगा, यहाँ आपका जिस तरफ से ग्लेशियर्स का ये जो एरो है, वो बता रहा है कि ग्लेशियर्स किस तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर एब्रेजन हो रहा है, पॉलिशिंग हो रही है। तो यहाँ पर एक चिकने से जो बेडरॉक है, आधार जो शिला है, वहाँ पर इस प्रकार की चिकनाई या फिर अच्छी तरीके से घिस दिया गया है। आइस की मूवमेंट कंटिन्यू चल चल रही है। ग्लेशियर्स के साथ जो प्लकिंग का जो वर्क है, वो यहाँ पर स्टार्ट होगा। क्योंकि ये नीचे ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और जो चट्टान के टुकड़े हैं, वो धीरे-धीरे यहाँ से काट दिए जा रहे हैं और ग्लेशियर्स जो है आगे की तरफ मुड़ रहा है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम रॉस मोंटाना के नाम से जानते हैं। तो अभी भी हमारा जो वर्क चल रहा है ग्लेशियर्स का, हम इरोजन वर्क ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ग्लेशियर्स का जो डिपोजिशनल वर्क या जो ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क चलता है, वो किस प्रकार से चलता है। तो हिमनद अपर्दन के कारकों की तरह परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क है, वो भी करते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क है, वो किस प्रकार से चल रहा है, उसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि कौन-कौन से यहाँ पर स्ट्रक्चर्स क्रिएट होंगे और किस प्रकार से उन स्ट्रक्चर्स की जो फॉर्मेशन होगी, वो चलेगी। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिमनद
और जो रिवर है यानी ग्लेशियर और रिवर का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क होता है वो काफी अलग प्रकार का देखने को मिलता है। जैसे कि हमने रिवर का जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क देखा था उसमें हमने देखा था कि वहां पर आपके सस्पेंशन चलता है, सॉल्यूशन चलता है, ट्रैक्शन चलता है और वहां पर सॉल्टेशन चलता है। यानी जो चट्टान के जो टुकड़े हैं वो क्या करते हैं, इस प्रकार से लुढ़कते हुए चलते हैं, या फिर चट्टान के टुकड़े होते हैं वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ उछलते हुए चलते हैं, या सस्पेंशन यानी लटकते हुए चलते हैं, या फिर उसके साथ घुलकर चलते हैं। लेकिन जो ग्लेशियर्स होते हैं उस ग्लेशियर्स में ये चीजें नहीं हो पाती है कि ग्लेशियर्स के अंदर बर्फ है और बर्फ ऑलरेडी हार्ड है, तो हार्ड होने के कारण उसके अंदर इस प्रकार की समस्याएं या फिर कह सकते हैं ना तो लुढ़कना होगा, क्योंकि लुढ़कना जब चट्टान फ्री होगी तब लुढ़केगा। यहाँ पर बर्फ में जमे हुए टुकड़े होंगे तो लुढ़क नहीं सकते, घिसते हुए चलेंगे, लटकते हुए चल नहीं चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी में है, किस प्रकार से वो फ्रीली इस प्रकार से ऊंचे नीचे हो सके या फिर सस्पेंशन लटकते हुए चल सके या फिर घुल सके। तो ये जो वर्क रहता है वो अलग प्रकार का, जिस प्रकार से नदी जो होती है वो छोटे बड़े टुकड़े सभी को बहाकर लेकर चलती है, लेकिन जो ग्लेशियर्स होते हैं वो बड़े-बड़े चट्टानों के छोटे-छोटे से टुकड़ों को छोड़कर नहीं लेके चलती है, बल्कि उसके साथ बड़े-बड़े से जो टुकड़े हैं, वो आगे की ओर बहते चलते हैं। और जैसे-जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो ग्लेशियर्स का जो आइस है, वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। जो परिवहित पदार्थ है, यानी परिवहित पदार्थ का अर्थ होता है कि जो उसके साथ बह रहे थे, वो वहीं डिपॉज़िट हो जाते हैं। जैसे ही ग्लेशियर्स पिघला, तो ग्लेशियर्स के साथ बहने वाले जितने भी जो डिपोज़िशंस है, वो वहीं डिपॉज़िट हो जाएँगे, वहीं निक्षेपित हो जाएँगे। तो वहाँ पर कई प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा-सा एक चित्र दे रखा है। इस चित्र में ये है टिल। टिल यानी उसका जो जमाव या मोरेन्स जो होता है, उस मोरेन को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो मोरेन है, उसके अंदर तो बहुत बड़े-बड़े से चट्टानों के टुकड़े यहाँ पर उसके अंदर फँसे हुए देखने को मिलेंगे, जो ग्लेशियर्स के साथ बह रहे थे। लेकिन ग्लेशियर्स पिघल चुका है, पिघलने के कारण यहाँ पर इस प्रकार स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो डिपोजिशनल वर्क होता है, उसे हम हिमोड के नाम से कहते हैं, मोरेन्स जिस प्रकार से हमने एलुविल्स को पढ़ा था, जब हमने नदी का वर्क पढ़ा। तो हिमानी जो होती है यानी जो ग्लेशियर्स होते हैं, उसके द्वारा जो भी इरोजनल या जो ट्रांसपोर्टेशन जो मटेरियल्स है, उनका जब डिपॉजिट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हिमोट। यानी वो कचरा जो बर्फ के साथ या बर्फ की नदी के साथ बह रहा था, वो कहीं किसी स्थान पर जम जाता है तो उसे हम हिमोड के नाम से जानते हैं। कहाँ होता है? उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर हिमानियाँ यानी जो ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल कर जल में बदल जाती है। जब हिमनदियाँ यानी जो ग्लेशियर्स है, वो पर्वतों से खिसक कर हिम रेखा यानी जो आइस लाइन है या स्नो लाइन है, उससे नीचे उतरती है। क्योंकि स्नो लाइन वाला जो क्षेत्र रहेगा, वहाँ पर तो बर्फ वापस जम जाएगा, पिघलेगा तो वापस बर्फ के अंदर वापस जम जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार का फिसलने का काम नहीं हो सकता। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा और ग्लेशियर्स पिघलेगा, तो वो धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़ेगा और जब पूरी तरह से पिघल जाएगा, तो जितना भी जो डेब्रिस होगा, जो मलबा होगा, ये जो सेडिमेंट्स होगा, वो वहीं पर डिपॉज़िट हो जाएगा। ये जो डिपॉज़िट होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं, कई आकार के होते हैं, इन्हें हम हिमोड के नाम से जानते हैं। हिमनदी जो है, नदियों की तरह अपने अवसाद की छँटनी नहीं करती। अवसाद की छँटनी करने का अर्थ होता है कि जैसे-जैसे हम नदी के जो वर्क इरोजनल वर्क या डिपोजिशनल वर्क के अंतर्गत देखा था, तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता था, बड़े-बड़े कंकर के टुकड़े देखने को मिलते थे, जो पीडमोंट क्षेत्र हैं, पर्वत के ठीक नीचे वाले क्षेत्र में आपको पर्वतों के ठीक नीचे वाले जो पर्वत पदीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपको चट्टानों के बड़े-बड़े से टुकड़े देखने को मिलते थे। उन्हें हम कहते थे भाबर चित्र। तो भाबर देखने को मिलता था, फिर उसके बाद दलदल का चित्र जिसे तराई कहते थे, फिर खादर, बांगर और डेल्टा इस प्रकार से अलग-अलग प्रकार के यानी बड़े जो कंकर थे वो पर्वत के पास देखने को मिलते थे और महीन से महीन जो पदार्थ हैं वो आपको समुद्र की तरफ देखने को मिलते थे। तो इस प्रकार से अगर हम नदी का देखें तो यहाँ पर जैसे-जैसे नदी से हम लास्ट ओशन तक पहुँचेंगे, तो नदी के अंदर जो डेब्रिस रहेगा
वो आपको बड़े से छोटा, यानी सबसे बड़ा जो कंकर है वो आपको पर्वत के पास वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, उससे छोटे आपको उससे आगे धीरे-धीरे इसका आकार जो है बिल्कुल छोटा-छोटा हो जाएगा, और यहाँ तक पहुँचे तब हम डेल्टा तक पहुँचेंगे तब वो क्ले और सिल्ट के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से उनके जो कचरा होता है उसका महीन, नदी के आस-पास के क्षेत्रों में देखेंगे आपको महीन से महीन पाउडर वाली रेत भी मिलेगी, और बड़े-बड़े से जो पेबल्स हुए वो भी देखने को मिलेंगे। तो दोनों का जो वर्क होता है और जो साथ में बहने वाले जो कंकर होते हैं, वो अलग-अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। इमोड जो होता है, उसका निक्षेप या डिपोज़िशन होता है, वो घाटी के विभिन्न भागों पर होता है। जो वैली है, उस वैली के अलग-अलग क्षेत्रों में होता है। इस आधार पर ग्लेशियर्स का जो हिमोड है, जो मोरेन है, उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है? सबसे पहला भाग है पार्श्विक। पार्श्विक यानी लैटरल मोरेन। ठीक है? अब लैटरल मोरेन में क्या-क्या शामिल है? कंक्रीट है, बजरी है, गोलाश्म यानी पेबल्स है, और ये सारे के सारे जो टुकड़े हैं ग्लेशियर्स के पार्श्व में यानी साइड में जमा हो रहे हैं। ग्लेशियर्स जो है वो मूव कर रहा है, और यहाँ पर देखिएगा ये तो ग्लेशियर्स इस तरफ से यहाँ पर इस दिशा में मूव कर रहा है। ठीक है? जो जमाव यहाँ पर साइड में हो रहा है, ये यहाँ पर जम रहा है कचरा, यहाँ पर ये जम रहा है कचरा। ठीक है? तो जो साइड में यहाँ पर किनारों पर घाटी में जम रहा है, उसे हम कहते हैं लैटरल या पार्श्विक हिमोड। इसी प्रकार से तलस्थ या बॉटम मोरेन नाम से ही पता चल रहा है कि जो ग्लेशियर्स के ठीक नीचे की तरफ जो डिपॉजिट होता है, उसे हम बॉटम मोरेन्स कहते हैं। मध्यस्थ जब 2 हिमनदियाँ आपस में मिलती है, तो जहाँ पर मिलती है, तो उसमें बीचों बीच जो मोरेन जमा होता है, जैसे कि यहाँ पर एक नदी जमी, ठीक है? उसका यहाँ पर ये है, यहाँ पर देख लीजिए ये है इसका लैटरल मोरेन। यहाँ से आई नदी, हिमनदी इस तरफ आ रही है, दोनों हिमनदी यहाँ पर मिल रही, ये यहाँ पर मिल रही। इन दोनों के बीच में ये यहाँ पर जो जमा हुआ जो कचरा है, वो मध्यस्थ या मिडल मोरेन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से अंतिम हिमोड या टर्मिनल मोरेन्स जिसको कहते हैं, जो लास्ट में, ठीक है? तो हिमानी पूरी की पूरी पिघल चुकी है, या फिर कह सकते हैं सबसे लास्ट में अर्धचंद्राकार ये जो डिपॉजिट होता है, ये इस प्रकार का, ये वाला, उसे हम टर्मिनल मोरेन या अंतिम हिमोड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो हिमोड था, यानी यहाँ पर जो जमा हुआ, पहले ग्लेशियर्स यहाँ तक आ रहा था। ग्लेशियर्स जो है वो यहाँ पर आ रहा था, लेकिन जैसे-जैसे पिघलता गया तो ग्लेशियर्स जो है पिघलते जा रहे हैं, और पिघलते हुए ग्लेशियर्स जो है वो पीछे की तरफ मूव हो रहे हैं। तो पीछे की तरफ मूव होने के कारण यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्लेशियर्स है वो पीछे की तरफ हट रहे हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन होती है, उसे अंतिम हिमोड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 2-4 और स्लाइड्स रही है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड ईयर वाला है, तो रुके इंतजार करें, पढ़ते हैं। मोरेन्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये है पीक्स जहाँ से स्टार्ट हुआ था ग्लेशियर्स, उसके बीच में इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम अरेत कहते हैं। अब अरेत अरेत के आगे ये मोरेन्स इस प्रकार से देखिएगा, अरेत जो है पीछे के बीचों बीच सारे यहाँ पर अरेत चल रहा है, ठीक है? जो मोरेन है सबसे लास्ट में जो जमता है यहाँ पर, जहाँ पर ग्लेशियर एंड होता है, उसे टर्मिनल कहते हैं, ठीक है? जो बीचों बीच जमता है उसे हम मध्यस्थ मोरेन, ठीक है? और जो साइड में जमता है किनारों पर, यहाँ पर इस किनारे पर जमा, चाहे इस किनारे पर जमा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लैटरल मोरेन, ठीक है? तो लैटरल, मिडल और टर्मिनल इस प्रकार से अलग-अलग प्रकार के आपको मोरेन्स देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से ड्रमलिन्स यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और देखने को मिलेगा, जिसे हम ड्रमलिन्स कहेंगे।
फिर इसी प्रकार से लास्ट में यहाँ पर बनेगा एक आउटवेस्ट प्लेन्स जो बनेगा वो यहाँ पर क्रिएट होगा। यहाँ पर एब्रेजन का वर्क चालू है और यहाँ पर जो ग्लेशियर्स जो है वो इस प्रकार से वर्क कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है वो अलग-अलग प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ड्रमलिन क्या होता है? ड्रमलिन जो है इस प्रकार से देखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ आइस फ्लो, तो डायरेक्शन जो है आइस की वो किस दिशा में है? तो इस प्रकार से देखिएगा कि यहाँ पर जो है उसका हाइट का कह सकते हैं कि पीक, ये डिपोजिशन वर्क है। वो दोनों ही जो हमने क्रेग एंड टेल्स को पढ़ा या फिर हमने जो रॉसमुटनो को पढ़ा वो इरोजनल वर्क है। लेकिन जो ड्रमडिल जो है ये इसका डिपोजिशनल वर्क है। तो डिपोजिशनल वर्क में देखिएगा सबसे यहाँ पर सबसे ऊंचे वाला चित्र है, वहां पर मोरेन्स का जमा हो गया। तो मोरेन्स जब इस प्रकार से कर्व शेप में जम जाता है तो उसे ड्रमलिन के नाम से जाना जाता है। और हिमानियों के जो तलस्थ हिमोड थे, यानी बीच के जो हिमोड है वो इस प्रकार से जम जाते हैं और गुम्बन के आकार के टीले बनाते हैं, तो उसे हम ड्रमलिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बनते हैं। ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई उल्टी नाव रखी गई हो, तो उल्टी नाव के आकार के इस प्रकार के जो जमाव होते हैं उसे हम ड्रमलिन के नाम से जानते हैं। 15 से 60 मीटर तक ऊंचे देखने को मिल सकते हैं। इसी चित्र के माध्यम से एक बार पुनः देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्लेशियर्स की मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है। यहाँ पर ये है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउन द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बीच में यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से डिपोजिशन हो चुका है और इस प्रकार के जो डिपोजिशन वर्क होते हैं उसे हम ड्रमलिन के नाम से या उल्टी नाव जैसी आकृति या अंडों की टोकरी के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट है आउटवेस्ट प्लेन। तो आउटवेस्ट प्लेन कहाँ पर होता है? तो लास्ट में जो बड़ा सा मैदान बनता है, जो लास्ट नदी का जो डिपोजिशन वर्क होता है, तो उस मैदान वाले क्षेत्र को हम आउटवेस्ट प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये है आउटवॉश प्लेन। इसके बीच में कई प्रकार की अलग-अलग छोटी-छोटी सी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिस प्रकार से कैम, कैटल, हमक नाम के स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। एस्कर्ट्स क्या होते हैं? तो आप देखेंगे कि जब ग्लेशियर्स पूरे मैदान में आ चुके हैं और यहाँ पर जो डिपोजिशन वर्क हुआ उसपे यहाँ पर ऊँची-ऊँची सी पहाड़ियाँ इस प्रकार से बन जाती हैं। यहाँ पर देखिएगा या फिर चाहे आप यहाँ पर देखिएगा। तो इस प्रकार से जो बड़े-बड़े से यहाँ पर जो दीवार-नुमा जो आकृतियाँ बन जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एस्कर के नाम से कहते हैं। ये उसका टर्मिनल मोरेन है। टर्मिनल मोरेन के बाद यहाँ पर क्या बनेगा? जो डेल्टा जिस प्रकार से नदी के अंदर बनता है, उसी प्रकार से जो ग्लेशियर्स का जो इलाका होता है, वहाँ इस प्रकार का जो चित्र होता है, तो उसे आउटवॉश प्लेन के नाम से जाना जाता है। इसे मृदुकटक या एस्कर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बजरी के जम जाने से बनती है। इसकी ऊँचाई जो होती है 30 मीटर से अधिक नहीं होती है, संकरी होती है, काफ़ी नैरो होती है। तो इस प्रकार के जो चित्र होते हैं पगडंडी के काम आती है और कुछ किलोमीटर तक भी लंबी देखने को मिलती है। लास्ट जो है वो है आपका कैम। कैम छोटे-छोटे से लेक्स हैं जो वहाँ के मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलती है। देखिएगा यहाँ पर पहाड़ियों के बीचों-बीच के चित्रों में यहाँ पर एक गड्ढे बन गए और गड्ढे बनने के बाद वहाँ पर जब पानी भर जाता है, तो पानी भर जाने के बाद यहाँ पर की जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसे कैम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अलग-अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये है आपके कैम बनाने की प्रक्रिया। तो पहले यहाँ पर गड्ढा हो गया, लेकिन ये डिपोजिशनल वर्क है, इरोजन वर्क नहीं है। तो गड्ढा जो है पहले क्रिएट हो चुका है, गड्ढा क्रिएट हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर डिपॉजिशन हुआ है और डिपॉजिट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है तो उसे कैम कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार से कैम बनता है। ये कैम ऊँचा हुआ उठा हुआ जो क्षेत्र होता है वो तो उसको कहता है कैम, और जब इस प्रकार के गड्ढे बन जाते हैं, कैम हट जाता है और इस प्रकार के गड्ढे बन जाते हैं तो उसे कैटल या कैटल के नाम से ही जानते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके ग्लेशियर्स के अलग-अलग प्रकार के वर्क होते हैं, जो ग्लेशियर्स का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से आज की क्लास के अंतर्गत हमने दोनों ही ग्लेशियर्स के इरोजनल वर्क और ग्लेशियर्स के डिपोजिशनल वर्क को पढ़ा है।